ठीक है, तो हम एल्यूशंस आज पढ़ने वाले हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो बेस्ड ऑन एसोसिएशन है, और एक हम एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। इन सच अ नाइट डिड दिस बी fearfully overtrip the dew overtrip the dew। ऐसे करके 3-4 लाइन है, सारे पे नहीं जाते हैं। अच्छा चलो, ये भी चूंकि इससे कनेक्ट शायद आप कर पाओ, ये लाइन देख लो। एंड saw the lion's shadow and saw the lion's shadow are air himself। ये करके है। फिर सबसे लास्ट वाली लाइन है and ran dismayed away dismayed dismayed away। ध्यान दीजिए, दिस बी फेयरफुली ओवरट्रिप द ड्यू। हाँ, अब ये जो है, ये आप ध्यान दें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो करेक्टर आपको दिख रहा है दिस बी, ये करेक्टर जो है ये कहीं पे आ चुका है। अब जो लोग हमारा क्लास पहले ले चुके हैं वो बहुत बढ़िया से बता देंगे कि ये पिरामस एंड दिस बी एक लव स्टोरी है। जैसे रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी है ना, उसी प्रकार से हीर एंड रांझा की स्टोरी है, ऐसे ही पिरामस एंड दिस बी की स्टोरी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है। ठीक है, अब अगर जैसे आपने दिस भी ध्यान दिया देखा तो आपको एक स्टोरी याद आ गई। स्टोरी किसकी याद आ गई? पिरामस एंड दिस बी की। अब सिर्फ इतनी ही बात नहीं याद आई, इससे एक बात और याद आया कि जो ये पिरामस एंड दिस बी हैं ये किसी फेमस वर्क के हिस्सा रहे हैं। बताइए किस फेमस वर्क के हिस्सा रहे हैं? मिडसमर नाइट्स ड्रीम की सर ना। यू लाइक बताइए। आप लोग भूल रहे हैं। देखिए, जो पुराने लोग हैं उनसे तो मैं आशा करता हूँ। ओविड मेटामॉर्फोसिस। किसने बोला? मेटामॉर्फोसिस से। रीता देखो मेहनत कर रही हैं। आप समझ लिए प्रेम जी थोड़ा, ये मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये किसने लिखा था? ओविड ने लिखा था। किसने लिखा था? ओविड। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, और ये इन्होंने मेटामॉर्फोसिस लिखा था, और मेटामॉर्फोसिस में इन्होंने स्टोरी बताई थी पिरामस एंड दिस बी की। अब यदि आपने मिडसमर नाइट ड्रीम बोला तो कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ऑलरेडी ये हम शेक्सपियर के एक ड्रामा को लिए हैं। ठीक है, तो ये शेक्सपियर जो है अपने किसी ड्रामा से कुछ ले रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जब ये किसी और से कोई चीज़ लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखेगी। तो ये है क्या कि ये ओविड के मेटामॉर्फोसिस में पिरामस एंड दिस बी की स्टोरी है, वहाँ से इन्होंने दिस बी के पैटर्न को लिया है, और यहाँ पे साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि जो स्टोरी है उस स्टोरी है जो आउटलाइन है, जैसे लायन का शैडो दिखती है और देख के फिर भग जाती है। तो ये चीज जो है वहां से कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे यदि आपको पिरामस एंड दिस बी की स्टोरी नहीं पता है तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां से स्टोरी से ये लाइन देखो कनेक्ट किया है इसने, नीचे की 2 लाइन है। तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आया, वो बात ये समझ में आया कि जो राइटर्स हैं कभी कभी अपनी बात बताने के लिए क्या करते हैं कि वो
किसी दूसरे राइटर से, किसी दूसरे रेफरेंस को, किसी बाइबल की बुक से, न्यू टेस्टामेंट से या कहीं से भी, किसी बुक से, किसी राइटर से, कहीं से भी कुछ चीज़ें वहाँ से बारो करते हैं, वहाँ की कोई एक चीज़ को यहाँ पे दिखा देते हैं। और ये वास्तव में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस चीज़ की सेम सिचुएशन वही है यहाँ भी जो वहाँ थी कभी, और इस तरह से उस जब सिचुएशन को ये रेफर करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अलूशन। इतनी बात क्लियर हो रही सभी को? यानी अलूशन क्या होगा कि कोई जब एक राइटर किसी दूसरे राइटर को कोट करेगा, किसी दूसरे राइटर के किसी वर्क को, किसी कैरेक्टर को, किसी रेफरेंस को यदि कोट करेगा तो इसी को हम बोलेंगे एल्यूशन। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? बताइए मनोज जी। यस सर। पक्का बताइएगा, नहीं तो फिर नहीं। अभी अभी कोई दिक्कत है तो बोलते जाइए, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो बोलना है, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले छोटे इसको अभी समझना है। अच्छा, पहले इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझिए। आप ये स्टोरी हमेशा ध्यान रखना है। पिरामस एंड दिसबी की स्टोरी क्या है, सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर पिरामस एंड दिसबी की स्टोरी नहीं पता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये समझ ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए जैसे आपको जब बोला जाता है, जब हम वेस्टलैंड की बात करते हैं तो वेस्टलैंड क्यों बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है? पहले ये बताइए आप सभी लोग, वेस्टलैंड किसने लिखा है? जल्दी से, फास्ट। टी.एस. एलियट। बहुत फेमस, आपको याद रखना है। और सिर्फ इतना ही बात याद नहीं रखना है, वेस्टलैंड का अक्सर पूछ देता है कि कब पब्लिश हुआ था, तो कब पब्लिश हुआ था जल्दी से बताइए। 1922। इसे एकदम दिमाग में रट लीजिए, है ना? इसके साथ ही दो और फेमस वर्क आए थे जो 1922 में आए थे, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि इसके साथ 1922 में और कौन से दो वर्क आए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? उसे नोट करना है आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पिरामस एंड दिसबी की स्टोरी है ये सिंपल सी बस इतनी स्टोरी है कि जो हमारी दिसबी हीरोइन है पिरामस से, ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पिरामस हमारा हीरो है और इनके घर वाले नहीं चाहते हैं कि इनकी शादी हो, तो अब ये क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं वहाँ से। और इनका ये प्लान रहता है कि हम लोग कहीं जाके दूर जाके शादी करेंगे, मिलेंगे। अब घर वाले तो हमारे शादी कराने वाले नहीं हैं, तो अब क्या होता है कि ये लोग एक जगह डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मिलेंगे। अब उस जगह पे क्या होता है, सबसे पहले कौन पहुंचती है? दिसबी। और जब ये जाती है वहां पहुंचती है तो वो एक लायन को देखती है। ये लायन को देख के डर जाती है। और लायन को जब देख के डर जाती है, क्यों डर जाती है? क्योंकि लायन के मुंह में खून लगा होता है, और वास्तव में खून क्या होता है, एक बैल को लायन जो है अभी मार के आया होता है, ऑक्स। तो ऑक्स को मार के आया होता है, उसका खून पिया होता है, तो उसके मुंह में खून लगा होता है, तो ये देख के डर जाती है, भग जाती है वहां से। और इसके दिमाग में ये भी आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिरामस है उसको इसने मार दिया है लायन को, और ये भग जाती है वहां से। जब ये भगती है वहां से तो जल्दी जल्दी में उसका दुपट्टा कह लीजिए या कोई ऊपर का क्लॉक जो उसने पहन रखा हो वो गिर जाता है। अब जब वो गिर जाता है तो लायन क्या करता है कि उस पूरे दुपट्टे को या जो भी उसका क्लॉक है, कपड़ा है, उसको ये खूब अपने मुंह से काटता पीटता है, उसमें ब्लड लग जाता है। फिर उधर से लौट के कौन आता है? जब पिरामस दोबारा उधर से लौट के आता है तो देखता है अरे ये तो पूरा, जब वो भाई कपड़े में खून लगा हुआ है ना, लायन है, तो वो समझ जाता है कि ये मर चुकी है, तो वो अपने आप को स्टैब कर लेता है, यानी खुद मर जाता है। जब वो मर जाता है तो हमारी हीरोइन लौट के आती है और वो देखती है कि हीरो मरा पड़ा है, तो वो भी मर जाती है। तो ये स्टोरी है पिरामस एंड दिसबी की। कहीं ना कहीं जब आप रोमियो एंड जूलियट की देखेंगे तो वहाँ भी लगभग ऐसी स्टोरी आती है, मैंने पढ़ा दिया, आप लोग देखिएगा। फिर इसके अलावा जो है, जब हम मिडसमर नाइट ड्रीम की बात करते हैं तो वहाँ भी हमारे हीरो हीरोइन भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो प्रेम जी ने बहुत सही बताया था, मिडसमर नाइट ड्रीम में पिरामस एंड दिसबी का रेफरेंस वहाँ भी है। तो अगर अलूशन की बात करें तो मिडसमर नाइट ड्रीम में भी अलूशन आया है पिरामस एंड दिसबी का, ठीक है? और ये ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। लेकिन अब फिर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि ये जो अभी पूरा सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? अलूशन सभी को क्लियर हुआ 100%? बोलिए यस या नो? यस सर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डीप जाएंगे और हम देखेंगे कि भैया ये क्वेश्चन आया कहाँ से। इन सच नाइट डिड दिस बी फेयरफुली ओवरट्रिप द ड्यू, ये किस वर्क का है? ये शेक्सपियर के किसी वर्क का है? कैन एनीवन टेल मी?
नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, अभी तो हम सीख रहे हैं, हर चीज सीखेंगे। तो ये शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का है, इसको नोट कर लो, ठीक है, ताकि ये रटे रहो कहाँ पे आया हुआ है, अगर एग्जाम में आए तो गड़बड़ाना नहीं है। एज यू लाइक इट का है और ये स्पीच को बोलने वाला ऑरलैंडो है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये एज यू लाइक इट का नहीं है, ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस, कट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, और इसे बोलने वाली कैरेक्टर का नाम है जेसिका, जेसिका, ठीक है, जेसिका ने बोला है, ये भी बता दे रहा हूं कब बोला है, एक्ट 5 सीन 1, एक्ट 5 सीन 1, ये नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछ सकता है ये लाइन देके कि ये लाइन किसका है, तो याद रखना है। फिर जो है अगर एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमें पता चली कि पिरामस एंड दिस्बी का जो है शेक्सपियर ने रेफरेंस किन किन प्लेज में दिया है, तो एक तो हमें मिडसमर नाइट ड्रीम पता था और आज हमें यह भी पता चल गया कि एज यू लाइक इट में भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हो गई दो, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस अच्छे एग्जाम्पल है। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं, नोट कर लिया है ना पुराना, आगे बढ़ें जी। यस सर। अच्छा, ये बहुत ही इजी है, शायद आप सब लोग इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग को तो पहले फिगर ऑफ स्पीच बताना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच देखिए, ही सा द यंगर डॉग, आप लोग नोट भी करते जा चल सकते हैं मेरे साथ। ही सा द यंगर डॉग, यंगर डॉग, ये चीजें हो जा रही हैं, एक सेकेंड। ही सा द यंगर डॉग स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्काई, नोट हमको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए आप लोग, बल्कि मैं बोल दूं लिखते जाइए। स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्काई, अगेंस्ट द स्काई, डार्क एंड मोशनलेस, डार्क एंड मोशनलेस, एज Napoleon, as Napoleon at Saint Helena, ठीक है। He saw the younger dog standing against the sky, dark and motionless, ठीक है, as Napoleon at Saint Helena। अब बताइए यहां पे अलूशन है कि नहीं है भाई, बताइए, सबसे पहला प्रश्न यही। आवाज नहीं आ रही यस सर। यहाँ पे है, कैसे है, क्योंकि जब इस तरह से कोई चीज कंपेयर किया जाए कि कहीं से रेफरेंस लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे जो ही है उसको ऐसे बताया जा रहा है कि ही सा द यंगर डॉग स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्काई, डार्क एंड मोशनलेस एज नेपोलियन। तो जो डॉग है, ठीक है, उसको कंपेयर किया गया है और वो बिल्कुल वैसे ही डार्क एंड मोशनलेस है जैसे कि नेपोलियन था सेंट हेलेना में। अब देखिए, इस बात को आप तभी समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि नेपोलियन की स्थिति क्या थी सेंट हेलेना में, है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें रेफरेंस है, और हमारे लिए रेफरेंसेस अलूशंस कठिन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें जब तक दूसरी वाली सिचुएशन नहीं पता है तो हम पहली वाली सिचुएशन से कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे जान पाएंगे। इसीलिए जो अलूशंस का जितना भी ज़्यादा यूज किया जाता है जिस राइटर के द्वारा, उसको उतना ही डिफिकल्ट राइटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो राइटर मजबूर करता है कि जिस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है उसको भी पढ़िए। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप उसके वर्क को समझ नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि द वेस्टलैंड मात्र कितनी लाइन की है, 400 कितनी लाइन की, 434 लाइन की मात्र है वेस्टलैंड, ये भी आप ध्यान कर लो।
अब ये 434 लाइन की पोयम बहुत कठिन हो जा रही है। इससे बड़े बड़े पोयम लिख दिए गए हैं, इससे बड़े बड़े प्ले लिख दिए गए हैं, लेकिन वेस्टलैंड को जितनी प्रसिद्धि मिली उतना किसी को नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है कि वेस्टलैंड जो है मतलब मॉडर्न एज को अगर शुरुआत करने वाला, मॉडर्न एज को सही तरीके से रिप्रेजेंट कोई करता है तो वेस्टलैंड करता है। तो रीजन क्या है, अलूशंस बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा अलूशंस है कि हर दूसरी लाइन में एक अलूशंस मिलते हैं। अब उस अलूशंस को समझने के लिए आपको डीप हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, राइटर को पढ़ने पड़ेंगे, तब तो आप समझ पाओगे। तो ये है अलूशंस। अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ नेपोलियन की बात की गई है और नेपोलियन के उस सिचुएशन की स्पेशली बात की है जब वो सेंट हेलेना में थे। मेरे ख्याल से शायद ये वो वाला सिचुएशन है जब नेपोलियन की हार हो गई थी, ठीक है, 1815 के आसपास की बात है। तो जब नेपोलियन जो है दूसरे जो सेनाएं थी यूरोपियन और सबके साथ इनका युद्ध हो रहा था, तो उसमें फाइनली हार गए थे। तो ऐसा माना जाता था कि नेपोलियन को कोई हरा नहीं सकता, फाइनली इनको हारना पड़ा और इनका पूरा जो है शासन खत्म हो गया। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। अच्छा, ये आप मुझे कोई बता सकता है कि ये कहाँ से है? ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम बिल्कुल ना भूलें। अभी हम आपको देर सवेर पढ़ाने वाले हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। नोट कर लो। बताओ भैया किसका वर्क है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? हार्डी का। हार्डी सर। टॉमस हार्डी। बिल्कुल भूलना नहीं है, टॉमस हार्डी। ठीक है, बहुत सही। तो आप लोगों को कम से कम वर्क याद है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के हीरोइन का नाम कोई बता सकता है? बादशाह। हाँ, बादशाह एवरडीन। ठीक है, ये एक्चुअली ना मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैं ये ड्रामा, ये जो नावल था मेरा बहुत पसंदीदा नावल था, मुझे बहुत पसंद आता था। और इसमें जो कैरेक्टर है गैब्रियल ओक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। गैब्रियल ओक, ध्यान रखना, ये इसका बहुत ही फेमस कैरेक्टर है गैब्रियल ओक। और बादशाह एवरडीन तो हमारी हीरोइन है ही मान लो, लेकिन मुझे इस कैरेक्टर पे बहुत दया आती थी। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर और है सर्जेंट ट्रॉय। ठीक है, ये बिलेनियस, ये कैरेक्टर मुझे बहुत नापसंद था। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें रेफरेंस जाना करिए, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दूसरा रेफरेंस देता हूँ और अब आपको बताना है कि ये कहाँ से है। ये वाला आप पहले तो एक दूसरा बता रहा हूँ, फिर इसको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा रोकता हूँ, ये शेक्सपियर का इसलिए रोक रहा हूँ और चल रहा हूँ, बताते हैं आप लोग। एंड दैट वन talent which is death to hide। अभी नहीं समझ में आया आप लोग को? लॉस्ट विद मी यूजलेस। ऑन इज ब्लाइंडनेस। अरे वाह, नाम भी बताया करें क्योंकि मैं किसी का देख नहीं। मनोज जी बोल रहे हैं? नहीं सर, बुद्धिमान पाल। बुद्धिमान जी, बहुत सही। हाँ ठीक है, तो ये किसका है? एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, लास्ट विद मी यूजलेस। ये बहुत ही फेमस पोएम है मिल्टन का, भूल ही नहीं सकते। और आप लोग तो टीजीटी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो भूलना ही नहीं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये याद रखिए भाई, बिल्कुल याद रखिए, किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। अब जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है कि जो ये वन टैलेंट बोल रहा है ना, ये वन टैलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वन टैलेंट रेफरेंस है। जब आप बाइबिल में जाओगे ना, तो बाइबिल में आप न्यू टेस्टामेंट में जाइएगा, एक बाइबिल में कहानी है, एक वर्ड है पैराबल। ठीक है, पैराबल का मतलब कोई समझता है? एनीवन? ये पैराबल क्या होता है? एनीवन कोई बता सकता है? अच्छा, कोई बात नहीं है। पैराबल कुछ नहीं है, एक प्रकार से ना जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने बाइबल में ढेर सारी स्टोरीज कही हैं। ठीक है, छोटे छोटे रेफरेंस हैं। तो वो एक रेफरेंस क्या है, किसी बात को समझाने के लिए, ठीक है, कहानी का माध्यम यूज किया जाता है, स्पेशली बाइबल में यूज किया गया है। तो कहानी होती है और उस कहानी को जब आप पढ़ते हैं तो फुल ऑफ मॉरल्स होती है। ठीक है, तो पैराबल यही होती है कि छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि मॉरल से भरी हुई होती हैं।
और स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है जीसस और बाइबल में यूज किया गया है। तो ये है पैराबल। अब देखो इसमें एक वन टैलेंट वाला ना, बाइबल में जब आप जाएंगे तो बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है, एक स्टोरी है, ठीक है, जो कि टैलेंट पे बेस करके है। ठीक है, अगर आप विकिपीडिया या यूट्यूब पे डालेंगे वन टैलेंट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये रेफरेंस है, इतना आसान नहीं है। वही मैं कहता हूँ ना कि राइटर जो बनता है, जो लिखता है, बेचारा कितना मेहनत करता है। सोचिए, छोटे छोटे चीज़ें, उसने तो सिर्फ आपको लगता है एक वर्ड है, लेकिन वो एक वर्ड के लिए भी सोचिए कितना पढ़ा। हाँ, वन टैलेंट, देखिए बाइबल आ गया विकिपीडिया पे डायरेक्ट। देखिए पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, ठीक है, विकिपीडिया, ठीक है, पैराबल ऑफ द टैलेंट आर मिनस, ठीक है, ये विकिपीडिया पे पैराबल है, एक कहानी है, ठीक है। और ऐसे इसके डिफरेंट रेफरेंसेस है, बच्चों के लिए भी इसके डिफरेंट वर्जन है, जो कि किड्स के लिए आता है, उसको बच्चे देख के जो है, देखिए मैं आपको इमेजेस में दिखा रहा हूँ, मैं देख रहा था तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, आर यू वन टैलेंट पर्सन, यानी ये सब जगह रेफरेंसेस बहुत हैं। ये देखिए, ये है पैराबल ऑफ टैलेंट बाइबल, देखिए एकदम एकदम क्लियर लिखा हुआ है, देखिए पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, ठीक है, ये एक स्टोरी है बाइबल में। ये होता क्या है पैराबल टैलेंट में, जो बाइबल में स्टोरी है, देख लो, बता दे रहा हूँ हल्का सा रेफरेंस। ये देखिए, ये आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, छोटी सी स्टोरी है, ये देखिए पूरा स्टोरी है यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो ऐसे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जैसे एक ये देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो पर्सन है ये व्यापारी है। ये करता क्या है कि ये अपने जो इसके यहाँ काम करने वाले लोग रहते हैं, ये जो व्यापारी है ये इसके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों से कहता है कि एक काम करो, देखो मैं कहीं जा रहा हूँ किसी काम से और पूरी जिम्मेदारी आप लोग को दे रहा हूँ। अब आप लोग को इतने दिनों तक मेरा बिजनेस देखना है और जब मैं आऊँगा तो फिर देखूँगा कि किसने कितना अच्छा किया है। जब ये लौट के आता है तो बारी बारी से सबसे हिसाब मांगता है, कहता है अच्छा अब तुम दिखाओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, ठीक है। तो सब अपना अपना दिखाते हैं, हर कोई लाभ दिखाता है, केवल एक पर्सन ऐसा है जो दिखाता है मुझे तो फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो आप दिए थे वो भी घाटा लग गया। तो इस तरह से, तो मतलब ये टैलेंट के ऊपर पैराबल है कि कौन व्यक्ति कितने अच्छे टैलेंट का यूज करके बिजनेस को अच्छे में फायदे में लेके आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसकी और भी स्टोरी थोड़ा डीप में जाके पढ़िएगा, है ना, ये लिंक में शेयर कर दूंगा आप लोग को बाद में। तो सोचिए राइटर कितना मेहनत करता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो सिर्फ एक लाइन पढ़ते थे, वन टैलेंट, उसको मिस भी कर देते हैं कई बार, लेकिन जब आप डीप पढ़ते हैं तब चीज़ों को समझ में आता है कि नहीं, ऐसे नहीं है, राइटर बहुत मेहनत करता है चीज़ों को बताने के लिए। तो ये पैराबल ऑफ वन टैलेंट क्लियर है। वन टैलेंट न्यू टेस्टामेंट का रेफरेंस है, एक स्टोरी है उसकी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है। आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ कौन मुझे बताता है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देयर इज नन बट, देयर इज नन बट ही, देयर इज नन बट हीज whose being I do fear, ये आई है, सॉरी, आई डू फियर, ये थोड़ा गोल टाइप का बनता है तो बना लेता है, आई डू फियर। ये अभी तक कुछ किसी को समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ किस प्ले की बात कर रहा हूँ शेक्सपियर के? देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर। अच्छा, जैसे कुछ लोग परेशान मत होना, अरे सर हम तो शेक्सपियर पढ़े नहीं, आप खूब पूछते हैं। अरे पूछेंगे, कुछ चीज़ें बिना पढ़ाए पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे तब पूछेंगे, और ये हैबिट में रहेगा तभी तो आप चीज़ें जब पढ़ाई जाएंगे तब भी आपको याद रहेंगी। तो देयर इज नन बट हुज बीइंग आई डू फियर, एंड अभी तक आप नहीं अंदाजा लगा पाए, एंड अंडर, मैकबेथ का है सर। एंड अंडर हिम, गेस लगाइए। गेस में देखिए प्रेम जी, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गेस लगाइए। गेस लगाने से ही तो हम सीखते हैं, और कौन मार हमको, हम तो सब सीखना ही है। अभी तो गेस लगाया करिए। एंड माय जीनियस इज As you like it, sir. Macbeth.
गेस लगाते नहीं सर, रहिए। मैकबेथ का ही है, मैकबेथ ही है। रिब्यूक्ड एज, बहुत सही। जिन लोगों ने मैकबेथ बोला है उनका सही है, एकदम 100% सही है। माई जीनियस इज रिब्यूक्ड एज इट इज सेड मार्क एंटोनीज, मार्क एंटोनीज वाज बाय सीजर, वाज बाय सीजर। ठीक है, तो ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे रेफरेंस है। ये शेक्सपियर के ही एक प्ले का रेफरेंस शेक्सपियर के दूसरे प्ले से है। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे प्ले से रेफरेंस है, तो मैं फिर कहूँगा कि प्ले से रेफरेंस मत लीजिए, बल्कि ये हिस्ट्री से रेफरेंस लीजिए। ठीक है, कि बहुत पहले जो है मार्क एंटनी एंड सीजर जो है ये करेक्टर रह चुके हैं ग्रीक के। ठीक है, ग्रीक के हिस्ट्री में। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये वहाँ से रेफरेंस ले रहा है शेक्सपियर। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ भी अलूशन है मार्क एंटनी का एंड सीजर का, और ये सेम जो है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप में से, चलो ये मैकबेथ का है, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये मैकबेथ प्ले का है, लेकिन इसको बोला किसने है, किस पर्टिकुलर ने बोला होगा करेक्टर ने, किस करेक्टर की स्पीच है ये? मैकबेथ की है कि बैंको की है कि किसी और की है? सोचना है, सोचना है। लेडी मैकबेथ। नहीं, बैंकों की है सर। ये मैकबेथ की ही है। आप लोग गड़बड़ा दोगे, ये मैकबेथ की है। और यही एक ऐसा स्पीच है जहां हमको पहली बार लगता है कि मैकबेथ डरता था बैंकों से। मतलब मैकबेथ को भी बैंकों को लेके मन में थोड़ा सा डर था, क्योंकि बैंको भी बहुत ही टैलेंटेड था। ठीक है, तो अच्छा, देयर इज नन बट हुज, अच्छा ये एक मिनट चेक कर लेना, थोड़ा सा चेक कर लेना। ये हो सकता है बैंकों का हो, क्योंकि बैंकों की कंडीशन सेम वैसे ही थी। तो ये बैंको या मैकबेथ में से किसी एक का है। और यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, बहुत ज़्यादा दिन बाद पढ़ा हूँ तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये तो तय है कि बैंको या मैकबेथ में से किसी एक का है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि माई जीनियस इज रिब्यूक्ड एज इट इज सेड मार्क एंटोनीज वाज बाय सीजर। यानी यहाँ पे कैरेक्टर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से मार्क एंटोनी बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था, बहुत ही टैलेंटेड जो है जनरल था, लेकिन फिर भी जब सीजर की बात आती है तो सीजर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, और मार्क एंटनी का टैलेंट उसके सामने दब जाता था। जैसे अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सेकेंड ट्रायम्विर याद है कि नहीं है? सेकेंड ट्रायम्विर, तो जब हम सेकेंड ट्रायम्विर की बात करते हैं, तो आप जब सेकेंड ट्रायम्विर में सबसे ज्यादा कोई प्रभावशाली था तो कौन था? उसमें ऑक्टेवियस सीजर था। ध्यान रखना है, ऑक्टेवियस सीजर था। तो यहाँ पे जूलियस सीजर की बात नहीं हो रही है। जूलियस सीजर को तो ये तो खुद ही सरेंडर कर दिया था कि भाई जूलियस सीजर मेरा जो है वो है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है ये ऑक्टेवियस सीजर की बात हो रही है, न कि जूलियस सीजर की। और ऑक्टेवियस सीजर जो है, जो सेकेंड ट्रायम्विर बना था, उसमें ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटनी और एक तीसरा कैरेक्टर कौन है भाई, जल्दी से बताइए? लैपिडस। हाँ, लैपिडियस। तो लैपिडस था। तो ये 3 कैरेक्टर थे। तो उन 3 कैरेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि कोई कैरेक्टर था तो वो कैरेक्टर कौन था? ऑक्टेवियस सीजर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो है वीक कैरेक्टर कौन था सेकेंड ट्रायम्विर का, तो कौन था? लैपिडस था। हाँ, और अगर सबसे स्ट्रांग बोला जाए तो फिर ऑक्टेवियस सीजर है। अब ये स्ट्रांग कैसे था ये पता कब चलेगा? जब हम जूलियस सीजर के बाद वाला प्ले पढ़ेंगे, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, तो वहां पे एकदम क्लियर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो एकदम सही है, मैं सोच रहा था कि किसने बोला है, ये जो है मैकबेथ ने ही बोला है। ठीक है, ये मैकबेथ ने बोला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैकबेथ को हमेशा, चूंकि मैकबेथ चूंकि सबसे योग्य था, सबसे ज़्यादा माना जाता था, लेकिन मैकबेथ को हमेशा डर रहता था बैंकों से। ठीक है, बाकी जो है देखिएगा आप लोग, यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर बात करेंगे।
देखिए कितनी चीजें क्लियर करता जा रहा हूं मैं, बहुत सी चीजें। अभी जो एग्जाम के बहुत से क्वेश्चन तो शेक्सपियर के आपके ऐसे ही हो जाएंगे फिगर आप स्पीच पढ़ते पढ़ते। अब एक और जो ये बहुत ही फेमस है, ये अब देखता हूं कौन बताता है, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कौन बताता है, क्योंकि आप सभी लोग हर एक ना एक बार आपने एग्जाम दे ही दिया है, ठीक है। तो तैयारी तो थोड़ा बहुत आपने किया ही है, और नहीं भी किया है तो करते रहेंगे आप लोग थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और दूसरी बात, ये सारे राइटर जो हैं हमारे पुराना जो कोर्स चल रहा था वहाँ हो चुका था, तो इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ओल्ड ट्राइटन या ट्रीटन ब्लो। The word is too much with Huskars. अरे वाह क्या बात है। विद हिज रेथेड, WREATHED है ना, रेथेड हॉर्न। बहुत सही। किसने बोला द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? सौरभ जी। बुद्धिमान पाल। अच्छा, अरे बुद्धिमान जी आज लग रहा है एकदम बढ़िया। अच्छा, जितने भी लोग ग्रुप में हैं मैं बता दूं कि बुद्धिमान पाल जी अपना बताइए भाई, पिछली बार आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, लोगों को थोड़ा सा मिलेगा। बताइए थोड़ा सा, 1 मिनट में अपनी स्टोरी बताइए आप। सर हुआ क्या था, इंटरव्यू दिए थे। हाँ तो बढ़िया से बताइए। आपने पिछली बार क्वालिफाई किया TGT है ना, इंटरव्यू में जो है अगर कुछ नंबर और मिल गए होते तो आप आज सेलेक्ट हो गए होते है ना। तो बस देखिए, अगर 37 नंबर मिला था, अगर सर 45 मिल जाता है तो हो जाता है। तो इससे आपको ये पता चला कि रिटन में अगर हम और उठा लिए होते, 4-5 क्वेश्चन सही हो गया होता तो फिर हमें कोई रोक ही ना पाता, है ना। तो जो हमारे हाथ में है कम से कम उसमें तो हम बाजी मारे हैं। और फिलहाल अरे सर पहली बार था, थोड़ा दिक्कत हो गई थी सर, पहली बार हम समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए आपकी तैयारी बता रही है, आप जवाब दे रहे हैं ना तो लोगों को अब पता चल रहा होगा। एक्चुअली लोग घबरा ना जाए कि भैया ये कौन आ गया, इसको तो सब पता है, तो मैं इसीलिए सोचा बता दूं कि भाई ये सेलेक्टेड कैंडिडेट रहे हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है सबको, है ना। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथेड हॉर्न। ये सबसे पहली चीज है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लिख लेंगे आप लोग, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। हम ज़्यादातर शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि हम ट्रैक पे हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये पोयम है शेक्सपियर का, और इस पोयम को वर्ड्सवर्थ का पोयम है ये, और इस पोयम में इन्होंने 2 रेफरेंस लिया है। ये एक तो देखिए प्रोटियस और दूसरा है ट्राइटन। अब ये प्रोटियस और ट्राइटन कौन है ये समझना है, क्योंकि देखिए जब रेफरेंस लेता है तो आपको जानना भी पड़ेगा कि ये कौन है। मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का। तो ये प्रोटियस कौन है और ट्राइटन कौन है, दोनों कौन है? ये सी गॉड हैं। कौन है? सी गॉड, यानी ये समुद्र के देवता हैं। इतनी बात सबको क्लियर है। अब ये समुद्र के देवता हैं लेकिन इनकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। जो प्रोटियस हैं ये जो है ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है ये भी, और जो ट्राइटन है ये तो इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि ट्राइटन का मुझे रेफरेंस बहुत अच्छा लगा। ट्राइटन क्या है? ट्राइटन एक ऐसे सी गॉड हैं जो कि अपने हाथ में, इनके एक हाथ में स्पीयर रहता है। स्पीयर आप लोग समझते होंगे, एक भाला प्रकार का वो होता है स्पीयर, SPEAR। एक प्रकार का वेपन है ये, ठीक है। और आपको पता है एक दूसरे हाथ में एक और चीज लिए रहते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं कोंच सेल। एक कोंच सेल क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? शंख आपने सुना होगा, शंख। हाँ सर, कोंच माने शंख होता है। हाँ, तो ये दूसरे हाथ में शंख लिए रहते हैं, और जब आप इनका पढ़ेंगे रेफरेंस ना हिस्ट्री में जाके, बहुत ही खतरनाक। अगर ये अपना शंख बजा दें तो जितने भी दानव, जितने भी डेविल और जितने भी प्रकार के लोग हैं सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनके शंख में बहुत ही ज़्यादा पावर है।
और स्पेशली जो है ये अपने संग का यूज करते हैं जब जो समुद्र है, कभी कभी आप देखते हैं ना टाइड आ जाता है, बहुत तूफान टाइप का समुद्री तूफान आ जाए, ये सब चीज़ें, तो उनको शांत करने के लिए ये अपने कोंच सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये ग्रीक गॉड्स हैं। ठीक है, इनका जो है आप रेफरेंस आता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप इनकी कहानी नहीं जान रहे हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो शेक्सपियर बहुत ज़्यादा कोशिश, वर्ड्सवर्थ और जो राइटर्स हैं कोशिश कर रहे हैं, अलूशंस को उन्होंने लिया है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, सबको समझ में आ गया? इज देयर एनी डाउट? जो स्पीयर और कोंच का सर बताए हैं, एक कौन लिया था, प्रोटियस की ट्राइटन? ट्राइटन। हाँ ठीक। हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ट्राइटन का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा उनका इमेज वगैरह बड़ा अच्छा लग रहा है, सी गार्ड की तरह है, एक हाथ में स्पीयर है, दूसरे में कुंच है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब जो है लगभग सारे इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, कुछ और एक दो ठो देख लीजिए ताकि जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ना लगे कि हमको कुछ नहीं मिला एग्जाम्पल हमारा वाला। हालांकि टॉमस हार्डी उन्हीं का एग्जाम्पल था। बट एट माई बैक, अब ये देखता हूँ, बट एट माई बैक, ये एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्यों इनका फोन आ रहा है? अरविंद जी मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना? हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ, बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर, ये पूरी एक ही लाइन है। बट एट, ठीक है, माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर, किसी को याद आ रहा है कहां की लाइन है? द साउंड्स ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स। यूलिसेस सर। नो, ये जो है वेस्टलैंड्स, वेस्टलैंड, ठीक है, बाय टी.एस. एलियट। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, बाकी जो है चूंकि पीजीटी में है नहीं तो हम ज़्यादा डीप अभी नहीं जाएंगे, बस इतना ही समझिए। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या? अब आप बोलोगे सर इसमें अलूशन कहाँ है? तो अलूशन ये है कि एक्चुअली एक बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है, किसका? मार्वेल का, एंड्रू मार्वेल, एंड्रू मार्वेल, और उनकी पोएम का नाम है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। ये जो टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस है, इस पर्टिकुलर पोएम में ये लाइन ही आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है। बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इस लाइन में बस थोड़ा सा चेंज है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके उसी लाइन को पूरा रेफरेंस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो जब किसी पोएम की किसी दूसरी लाइन को, किसी दूसरे रेफरेंस को जो हमारे काम का हो, अगर कोई राइटर सीधे सीधे ले ले तो अलूशन। ठीक है, तो आप जब देखेंगे, जब इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा कि ये टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस की पोएम है, वहां से लाइन लिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना है। ठीक है, काफी हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब हम ट्रांसफर्ड एपिथेट की ओर आ जाएं। एक और एग्जाम्पल बस कीट्स का ले लीजिए, और मैं देखता हूं कौन मुझे बता पाता है। मैं लाइन बोल रहा हूं, सिर्फ आप बताइए। वाट लीफ फ्रिंज्ड legends hunt about thy shape of deities and mortals, or of both, in tempe are the dales of Arcady। ठीक है, मैं लास्ट वाली लाइन बस बोल दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी। ये एक्चुअली जानते हैं क्या है? ये जो टेम्पे है और डेल्स ऑफ आर्केडी है ना, ये प्लेसेस हैं। ठीक है, दो प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे हैं? ये जो है ग्रीस में,
ठीक है। ग्रीस आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही फेमस है, जो ग्रीक कल्चर और सब कुछ हम वहीं से, तो ग्रीस के दो ही बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं। And the Christian one. और बहुत सही ये ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, बहुत सही, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, और किसके द्वारा? जॉन कीट्स। ठीक है, तो ये कुछ रेफरेंसेज हैं। ठीक है, द सिल्वन हिस्टोरियन, कोई भूल सकता है? सिल्वन हिस्टोरियन, ठीक है। तो मतलब जो है ये उसकी शुरुआत में की लाइनें हैं। ठीक है, तो टेम्पिया डेल्स ऑफ अर्केडी, ये आप अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो यानी आपको जानना पड़ेगा कि ग्रीक में ये दो प्लेसेज हैं, बहुत ही फेमस है अपने ब्यूटी के लिए, जो भी चीज़ के लिए। तो ये है रेफरेंस जॉन कीट्स का। अब हम आते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, और इस श्रृंखला के सबसे अंतिम फिगर ऑफ स्पीच पे, और इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, या इसी को और दूसरा बोलते हैं हाई प्लेज। ठीक है, अब ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज दिस ट्रांसफर्ड एपिथेट? एनीवन? देखो, सबसे पहली चीज ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब समझो। ये बहुत ही आराम से समझना है कि एपिथेट का मतलब होता क्या है। एपिथेट क्या होता है? कोई टाइटल या कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्पेशली एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन होते हैं? एडजेक्टिव्स। तो आप सभी को पता है एडजेक्टिव हमेशा किससे पहले आएगा? किसी नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा। जैसे सपोज करिए टुनटुन है, ठीक है, तो टुनटुन अगर एक नाउन है तो हम बोलना चाहते हैं हैंडसम, तो हैंडसम किसके पहले आएगा? टुनटुन के पहले आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। तो एपिथेट का काम क्या होता है? किसी नाउन से पहले आना। लेकिन होता क्या है कि कई बार एपिथेट जो है, एक सेंटेंस है सपोज करिए, उसमें दो नाउन है ए एंड बी, और ये एपिथेट जो है इसका, लेकिन ये गलती से यूज कर दिया जाए बी के पहले। समझिएगा, बाई अगर आप कहेंगे तो लॉजिकली सही नहीं है, लॉजिकली गलत यूज किया कर दिया गया, क्योंकि ए वाला जो है बी के पहले यूज कर दिया गया, तो लॉजिकली गलत यूज कर दिया जाए। लेकिन जब लिटरली बात करेंगे तो आपको ठीक लगेगा, हैं, लेकिन बात वही है कि लॉजिकली वो गलत है, उसको आना चाहिए इसके पहले। अब ऐसे समझिए कैसे, जब एक नाउन जो है, जब एक एपिथेट, किसी एक नाउन का एपिथेट, किसी एक नाउन का एडजेक्टिव, किसी एक नाउन का मॉडिफायर किसी दूसरे नाउन से पहले, ठीक है, गलती से या फिर जानबूझ के लगा दिया जाए, ठीक है, तो वहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। यानी आपने एक एपिथेट जो वास्तव में किसी और का था, उसको किसी और के पहले यूज कर दिया, यानी आपने ट्रांसफर कर दिया एपिथेट को, उस क्वालिटी को ट्रांसफर कर दिया। कैसे? जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल आपको बताएं, अगर मैं ये बोलूं कि ही पास्ड, एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, ही पास्ड द स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, तो अब आप हमें क्या यहां बताएंगे कि ये जो स्लीपलेस है वास्तव में किसकी विशेषता होनी चाहिए? भाई ये जो एपिथेट है स्लीपलेस, ये तो कोई व्यक्ति ही तो सोएगा या जगेगा, तो ही होनी चाहिए, तो ही की ये विशेषता है, एपिथेट तो ही का है, लेकिन ये आ रहा है किसके पहले? नाइट से पहले। तो इसका मतलब कि ये जो एपिथेट है जो कि ही के लिए यूज होना था, इसका ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरे वर्ड से पहले, ठीक है, इसलिए जो है यहां पे क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। बहुत सिंपल है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर हम कहें कि ही लिव्स अ बिजी लाइफ,
अब बताओ यहाँ पे, तो लाइफ थोड़े ना बिजी होगी, बिजी तो पर्सन होगा ना, क्यों भाई? बिजी कौन होगा? बिजी वो पर्सन होगा जिसके बारे में बात हो रही। तो ये बिजी वास्तव में क्वालिटी और एपिथेट इस पर्सन का है, लेकिन यूज किया गया है लाइफ से पहले, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक और सेंटेंस देखिए, अगर हमने कहा कि ही ले क्या है? लाई का सेकेंड फॉर्म है। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। अब यहां और ज्यादा क्लियर होगा। अब बताओ, वह पूरी रात जो है अपने स्लीपलेस पिलो पे सोया रहा। अब बताओ भैया, इससे क्या कहने का मतलब हुआ? मतलब तो यह हुआ ना कि वह पूरी रात सो नहीं पाया, ठीक है, यानी वो स्लीपलेस रहा पूरी रात, लेकिन यहां पे पिलो से पहले स्लीपलेस लग गया है। तो ये एपिथेट वास्तव में किसका है? ही का है, लेकिन इसको यूज कर दिया गया है पिलो से पहले, तो इसलिए यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सभी को 100% समझ में आए कि नहीं ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? यस सर। क्लियर? Yes. 100% नोट कर लिया? आगे बढ़ें। Yes, sir. चलो, ऐसे ही सेम टेक्निक तीर लगा के नोट करना है कि आप स्लीपलेस को तीर लगा के दिखाइए सब्जेक्ट से, और फिर उसके बाद दिखाइए कि उसको जोड़ दिया गया है इससे, है ना, जो कि सही नहीं है, लेकिन भाई यही तो है, तभी तो फिगर ऑफ स्पीच बना है। अब एक और वर्ड आया है, हाई पैलेज, ठीक है। तो अब ये क्या है? क्या ये कुछ दूसरा है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट ही है? तो ये कुछ और नहीं, ट्रांसफर्ड एपिथेट का ही दूसरा नाम है, और ये ग्रीक वर्ड हाई पैलेस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंटरचेंज। क्या होता है? इंटरचेंज। यानी सेम वही बात हो गई कि मतलब जो है ये किसी और के लिए आया हुआ है वो एपिथेट, और उसको कहीं और ले जाके यूज कर दे रहे हैं, यानी उसके प्लेस को आप चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हाई प्लेज हुआ, ठीक है, हाई पैलेज। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वो मैं आपको दूंगा, और देखता हूं कि कितने लोग तुरंत बता देते हैं मेरे आधा लाइन लिखते ही। ये लाइन इसलिए नहीं भूलना है कि अगर इसका एग्जाम्पल देता है तो सबसे पहले नंबर पे ही एग्जाम्पल देता है। द प्लोमैन होमवर्ड, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जब इधर मैं लिखूं तो इंटरनेट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट पे लिखोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। बेहतर है कि आप उस समय सोचो कि सर लिखने क्या जा रहे हैं और कहाँ से हो सकता है, इसमें ज़्यादा आप सीखोगे। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। बता सकते हैं आप लोग किसका है ये? Sir, what? एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत ही फेमस पोएम है और आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी जब आपके कोर्स में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है या थोड़ा भी है, अगर कुछ पूछता है तो ये राइटर को ले सकता है, दूसरे तरीके से ले सकता है, फिगर ऑफ स्पीच में ले सकता है, जो बड़े बड़े बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज, प्लॉट्स मतलब मूव कर रहा है, हिज वेरी वे। जो प्लोमैन है वो जो है अपने घर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसका रास्ता थका हुआ है, थके हुए रास्ते से जा रहा है कि प्लोमैन थका हुआ है? अब बताओ। तो वास्तव में जो वीरी है ये रास्ता वीरी नहीं है, ये प्लोमैन वीरी है, ठीक है। तो इसका जो ये एडजेक्टिव है वो यहां जाके सेट हो गया, ठीक है, वे से पहले। तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट या हाई पैलेज। क्लियर है सभी को? यस सर। एग्जाम्पल पे एक एग्जाम्पल लेते जाइए, और कुछ एग्जाम्पल। एक ओविड का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, चाहे छोड़ो ना, ये तुम्हारे आप लोगों में नहीं आएगा, और एक दो देख रहा हूँ कुछ बता दूं तो आज की क्लास एंड करते हैं। आज एल्यूशंस में हमने समय दिया, लेकिन एल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने समय दिया है। अगर आप लोग उसे थोड़ा भी समझेंगे और तो उसे जरूर याद करेंगे। आज जितने भी मैंने आपको एल्यूशंस दिए हैं वो कहीं ना कहीं कोटेशन के रूप में कभी भी आ सकता है, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं
क्या लें आप सब लगभग इसमें ना बहुत ज़्यादा सब कॉमन चीज़ें ही हैं, जितने भी बुक्स मेरे पास हैं लगभग हर जगह पे कॉमन है। एक किड्स का ले रहा हूँ, इसमें बता दो बस। इन सम melodious plot in some melodious plot of बीच एंड ग्रीन, बस इसके बाद बहुत लाइनें हैं। तो ये आप लोग बता सकते हैं कि इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये किड्स की लाइन है। अच्छा अब देख लो, मैं ही बता दे रहा हूँ, ये जो मेलोडियस है ये प्लॉट के लिए नहीं आएगा। एक्चुअली मेलोडियस कोई सॉन्ग हो सकता है ना, तो ये वास्तव में देखा जाए तो ओड टू नाइटिंगेल का लाइन है, ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है। तो उसमें जो है जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है उसके लिए मेलोडियस आया हुआ है, लेकिन ये प्लॉट के पहले इसने लिखा हुआ है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को ढेर सारा, एक और बता दे रहा हूँ, एक और, एंड ताकि आप ये भी समझो कि देखो मैक्सिमम केसेस में जो एपिथेट का ट्रांसफर होता है वो हमेशा लिविंग बीइंग से नॉन लिविंग की ओर होता है। कहाँ से होता है, लिविंग बीइंग से, यानी एनिमेट थिंग से, नॉन लिविंग बीइंग मतलब इनएनिमेट थिंग, नॉन लिविंग बीइंग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम केसेस में जो जिस एपिथेट का ट्रांसफर हो रहा है वो कोई पर्सन होगा जिसकी क्वालिटी होगी, जिसके लिए एडजेक्टिव आया है, लेकिन ये ट्रांसफर होकर किसी ऐसे चीज़ के पहले यूज हो रहा है जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि नॉन लिविंग का कोई ट्रांसफ़र हो जाए किसी नॉन लिविंग के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सॉन्ग है, तो सॉन्ग क्या है, सॉन्ग कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो उसके पहले हो रहा है, ठीक है, वो उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी प्रकार एक और बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, एंड समटाइम्स थ्रू THROUGH and sometimes through the mirror blue, ये लाइन है। एंड सम टाइम थ्रू द मिरर ब्लू, यहाँ पे जो है ना ये मिरर ब्लू लिखा हुआ है, वास्तव में जो है ये जो ब्लू का यूज किया गया है एपिथेट, यहाँ पे जो ब्लू आया है, ठीक है, हालांकि ये बाद में आया है, लेकिन ये एपिथेट मिरर के लिए यूज किया गया है। और ब्लू वास्तव में यूज होना चाहिए यहाँ पे स्काई के लिए, जहाँ का भी रेफरेंस है, ठीक है। तो ये इसके साथ आया हुआ है और इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप लोग को बस लिटरेरी एग्जाम्पल ध्यान देना है। जो आपके एग्जाम में पूछता है ना वो हमेशा लिटरेचर से पूछता है, इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल बताने से भागता हूँ जो कि लिटरेरी एग्जाम्पल नहीं है। समझने समझाने के लिए कुछ भी ठीक हो, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल लिटरेरी